हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 12th क्लास केमिस्ट्री में हमारा लेसन 5वां प्रश्न साइंस चल रहा था। हिंदी मीडियम की क्लास है और हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कोलाइडों के गुण की। कोलाइडों के मुख्य मुख्य 7 गुण हैं, जिनमें से 3 का अध्ययन हम डिटेल में लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं 4th पॉइंट से, कोलाइडी कणों पर आवेश। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोलाइडी कणों पर आवेश, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, अर्थात जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर एक आवेश होता है। आवेश एक ही प्रकार का होगा। हम जानते हैं कि आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर कोई कोलाइडी विलयन में धनावेशित कण है, कोलाइडी कण, तो वो सब के सब धनावेशित ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ कण धनावेशित हो और कुछ कण ऋणावेशित हो। या तो कोलाइडी विलयन धनावेशित कण युक्त होगा या फिर कोलाइडी विलयन ऋणावेशित कोलाइडी कणों युक्त होगा। समान आवेश वाले कण ही कोलाइडी विलयन में पाए जाते हैं। इनकी बात करते हैं डिटेल में कि कोलाइडी कणों पर आवेश किस तरह से होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश के लिए हम यहाँ इसे थोड़ा साफ कर दें तो थोड़ा समझ पाएंगे। कोलाइडी कण पर जो आवेश पाया जाता है उसके 2-3 कारण हैं। किन कारणों से उस पर आवेश पाया जाता है? उन कारणों में से सर्वमान्य जो कारण है वो है अधिमान्य अधिशोषण। सर्वाधिक जो मान्य है, कारण है, जो वैलिड है, वो है कोलाइडी कणों पर आवेश का अधिमान्य अधिशोषण, या मैं इसको कह सकता हूं दोहरी विद्युतीय परत का निर्माण, परत का बनना। अधिमान्य अधिशोषण, या फिर मैं इसे कह सकता हूं दोहरी विद्युतीय परत का बनना। ये कारण है जिस कारण से कोलाइडी कण पर कोई ना कोई आवेश पाया जाता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें 2 से अधिक या दो से अधिक मतलब आयन होने पर वो कौन से आयन का अधिमान्य अधिशोषण करेगा, सर्वाधिक मान्य अधिशोषण करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो आयन उस कोलाइडी कण में वो आयन जो है वो होना चाहिए। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप देखिए जरा मैं क्या कह रहा हूं कि कोलाइडी कणों का जो विलयन है उसमें 2 से अधिक आवेश होने पर, मान लिया उसमें पोटेशियम भी प्लस आयन के रूप में है, या मैं कहूं कि उसमें सिल्वर भी धनायन के रूप में है, तो उनमें से कौन सा आयन उस पर अधिमान्य अधिशोषित होगा? किस पर? कोलाइडी कण पर कौन सा आयन अधिशोषित होगा? ये डिपेंड करता है कि उस कोलाइडी कण में वो आयन होना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैंने एक पात्र लिया है, मैंने उसमें पोटेशियम आयोडाइड का विलयन ले लिया और मैं बाहर से, ध्यान दीजिए जरा, मैं बाहर से AgNO3 का विलयन जो है उसमें मिला रहा हूं, AgNO3 मिला रहा हूं। इसमें पोटेशियम आयोडाइड में मैं AgNO3 मिला रहा हूं, तो क्या होगा भाई? AgNO3 Ag प्लस NO3 माइनस वगैरह में टूटेगा और ये भी प्लस माइनस में टूटेंगे। इससे क्या होगा कि सिल्वर आयोडाइड में वो अवक्षेपित हो जाएगा। जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं, जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में मिलाया जाता है तो वह सिल्वर आयोडाइड में अवक्षेपित हो जाता है और यह सिल्वर आयोडाइड जो अवक्षेपित हुए हैं यह परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयनों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। कौन? यह सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयनों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है, अधिमान्य अधिशोषित कर लेता है और एक ऋण आवेशित
कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन, आप देखें यह जो आयोडाइड है ये एक तरह से सिल्वर आयोडाइड के चारों ओर, आयोडाइड ऋण आवेश के रूप में चारों ओर उसको घेर लेता है, ऋण आवेशित कोलाइडी कण का निर्माण करता है। और यदि दूसरी कंडीशन क्या है, जरा ध्यान दें कि यदि मैं पात्र में पहले से ले रहा हूं भाई AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, यदि पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम Ki, पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो अवक्षेपित Agi, सिल्वर आयोडाइड अवक्षेपित, यहां भी सिल्वर आयोडाइड अवक्षेपित हुआ था, सिल्वर आयोडाइड अवक्षेपित हो जाता है, जो परिक्षेपण माध्यम में से सिल्वर आयनों को अधिमान्य अधिशोषित करता है, जिससे यह कोलाइडी जो कण है वो धनावेशित कोलाइडी कण का निर्माण करते हैं। आप ध्यान दें जरा, बात स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि ये जो कोलाइडी कण होते हैं यह किस आयन का अधिमान्य अधिशोषण करते हैं। यह बात हमने स्टार्टिंग में कही थी, किस आयन का अधिमान्य अधिशोषण करते हैं, उस आयन का अधिमान्य अधिशोषण करेंगे जो उस कोलाइडी कण में उपस्थित हो। आप यहां देखिए आयोडीन इसमें उपस्थित है आयोडाइड के रूप में, तो वही अधिमान्य अधिशोषित हुआ है। यहां भी धनायन के रूप में कौन सा हुआ है, सिल्वर हुआ है। यहां आप देखें यहां धनायन के रूप में K+ नहीं हुआ, पोटेशियम नहीं हुआ, क्योंकि वो कोलाइडी कण में उपस्थित नहीं है। किस अधिमान्य आयन का अधिशोषण होगा, जो कोलाइडी कण में उपस्थित हो आयन। ये जो हमने किया है, ये अधिमान्य अधिशोषण सिद्धांत जो किया है एक तरह से, जिसके आधार पर कोलाइडी कणों पर आवेश आता है। धनावेशित अथवा ऋणावेशित कोई भी वो कोलाइडी कण जो है वो निर्मित हो गए हैं। अधिमान्य अधिशोषण के पश्चात क्या होता है कि वो धनावेशित या ऋणावेशित जो कोलाइडी कण बना है, यह उस कोलाइडी सोल में परिक्षेपण माध्यम में अपने विपरीत आवेश वाले आयनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रति आयनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और प्रति आयन की इस धनावेशित अथवा ऋणावेशित जो भी बना हुआ है कोलाइडी कण, जो उस विलयन में बना हुआ है, उसके चारों ओर विपरीत आवेशित आयन, जिसको मैं प्रति आयन भी कह दूंगा, प्रति आयन को आकर्षित करता है। और यहां पोटेशियम की ये परत बन गई K+ की, और यहां भी इसके चारों ओर भाई किसकी I की परत बन गई, ये लो I- की ये परत बन गई। विपरीत आवेशित, ये क्या है, एक धनावेशित कोलाइडी कण, ये अपने विपरीत आवेश ऋण आवेश वाले आयन को, प्रति आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और दोहरी विद्युतीय परत का निर्माण हो जाएगा। भाई ये समझने वाली बात है छोटी सी, कि इस तरह से और ये कोई भी कोलाइडी विलयन होगा उसमें समान आवेश ही होंगे। अब इसमें ये ऋण, अगर ये सारा विलयन जो है अगर हमने इस तरह से बनाया है, हमने AgNO3 को Ki में डाला है, तो हमारा जो कोलाइडी कण बनेगा Agi, उस पर आयोडाइड ही ऋणावेशित होगा और उसमें कुछ समय पश्चात वो प्रति आयनों को आकर्षित करके इस तरह से दोहरी परत बना लेगा। सभी आयन ही इसी तरह के होंगे। अब ये प्लस वाला है, बाहरी परत प्लस की होगी, उसके दूसरे आयन अणु जो पास में पड़ा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही, उस पर भी प्लस की होगी। तो समान आयन में प्रतिकर्षण के कारण वो आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, पुंजित नहीं होंगे, और कोलाइडी कण का स्थायित्व बना रहेगा, जिससे कोलाइडी सोल का ही स्थायित्व बना रहता है। समान आयन, समान आवेश युक्त कोलाइडी विलयन होता है हमेशा, जिसके कारण उसमें प्रतिकर्षण, उन कणों में प्रतिकर्षण होता है, वो आपस में वो इकट्ठे नहीं होते, जिससे कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। और एक बात कि यहां आप देखें तो विपरीत आवेश वाली दो परतों का निर्माण हो गया है, जिसके कारण इनके मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। भाई इस विभवांतर को हम कहते हैं जीटा विभव। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है जीटा विभव क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, जीटा विभव। जीटा विभव क्या है, कोलाइडी कणों पर ये दोहरी विद्युतीय परत का निर्माण हो जाता है, जो कि विपरीत आवेश युक्त होती है। अलग अलग आवेश होने के कारण इनमें विभव उत्पन्न है, विभव में अंतर है, विभवांतर है, और इसी विभवांतर को, इसी विभव को हम क्या कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं। इसका एक नाम और है भाई, वैद्युत गतिक विभव। वैद्युत गतिक विभव इसका दूसरा नाम है, ध्यान रहे, जीटा विभव का ही दूसरा नाम यहां लिख रहा हूं, वैद्युत
गतिक विभव क्या है? ये कोलाइडी कणों पर दोहरी जो विपरीत आवेशित परत है उनके मध्य जो विभव है उस विभव को जीटा विभव अथवा वैद्युत गतिक विभव के नाम से भी जाना जाता है। ये है भाई कोलाइडी कणों पर आवेश की। अब बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों के लिए नया है थोड़ा सा। एक बार आप अच्छी तरह से समझ लेंगे इसे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार दो बार इसे देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। कहें तो एक बार इसे फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। क्या कि हमने पढ़ा कि कोलाइडी कणों पर आवेश की बात की। कोलाइडी कणों पर आवेश के लिए हमने क्या कहा कि जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर समान आवेश होता है। किसी भी कोलाइडी विलयन में कणों पर पाया जाने वाला आवेश सदैव क्या होता है भाई? समान होता है। और बात की हमने कि कोलाइडी कण पर एक जो आवेश होता है वो आवेश एक्चुअल में उसमें उपस्थित आयन वाला ही आयन होगा। जो बाहर जो आवेश देने वाला जो आयन है उस कोलाइडी कण में उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इसको हमने उदाहरण से समझा। सबसे पहले मैंने कहा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को हमने पोटेशियम आयोडाइड में डाला तो हमें सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त हो गया। और इस सिल्वर आयोडाइड का जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है इसके चारों ओर कौन सा आवेश? आयोडाइड आवेश जो है वो परत बना लेगा। और दूसरा हमने उदाहरण किया कि जब हमने पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला, यहां भी हमारा जो अवक्षेप है सिल्वर आयोडाइड ही है और इसके चारों ओर जो आयन है धन आवेशित कोलाइडी कण का निर्माण हो जाएगा। ऊपर हमने ऋणावेशित कोलाइडी कण का निर्माण किया और यहां हमने धनावेशित कोलाइडी कण का निर्माण किया। और ये जो कोलाइडी कण है दो अलग अलग प्रयोग हमने किए हैं, दो अलग अलग तरीके हैं। इनमें कोई भी हम कर रहे हैं, इनमें ये क्या करेंगे? कोलाइडी धनावेशित अथवा ऋणावेशित कोलाइडी कण ये विपरीत प्रति आयन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और दोहरी विद्युतीय परत का निर्माण कर लेंगे। ये दो अलग अलग आवेश की परत होने के कारण इनके मध्य जो विभव है उसमें अंतर है, विभवांतर है। इस विभव को जीटा विभव या वैद्युत गतिक विभव भी कहते हैं। ये हमने कोलाइडी कणों पर आवेश में पढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी भाई आगे? नेक्स्ट जो हमारे कोलाइडी विलयनों के जो गुण हैं जो रह गए हैं, जिनका हमने टिंडल प्रभाव रह गए हैं उसकी बात करते हैं। वैद्युत कण संचलन रह गए हैं उनकी बात करते हैं। कोलाइडी विलयनों के गुणों में अब हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की बात करें तो हमें इस बात से समझे, यदि मैंने एक सामान्य विलयन लिया हो, वास्तविक विलयन लिया हो और मैं उसे, ये मान लीजिए एक उदाहरण है कि ये एक स्टील का है, आप जानते हैं गिलास, लेकिन मान लीजिए कि ये कांच का हो पात्र और इसमें वास्तविक विलयन भरा हुआ है। ये रखा हुआ, ये मेरे हाथ में चौक है, ये है प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलेगा। ये प्रकाश इसमें से निकलता है, कांच में से परावर्तन के पश्चात ये वास्तविक विलयन में से गुजरता हुआ इस कांच की सतह क्रॉस करके वो सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। मैं इसे इस तरह से जा रहे हैं प्रयोग और मेरी आंखें आप देखें तो इसके लंबवत हैं, 90 डिग्री के कोण पर है। यहाँ से यदि मैं वास्तविक विलयन में से, वास्तविक विलयन बोल रहा हूँ, कोलाइडी विलयन नहीं बोल रहा हूँ, बात जरा समझिए। वास्तविक विलयन को देखता हूँ, प्रकाश जा रहा है और मैं उसे लंबवत समकोण पर से देखता हूँ तो यह जो है अदीप्त रहता है। अदीप्त, कोई चमक नहीं नजर आती मुझे, प्रकाश का पारगमन हो जाता है। मैं यहाँ से देखता हूँ इस तरह से अगर मैं देखूँ इसे इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ से प्रकाश आ रहा है और मेरी आंखों में जा रहा है, मतलब पारगमन पथ से देखूं तो ये मुझे पारदर्शी नजर आता है। कौन? वास्तविक विलयन ट्रांसपेरेंट नजर आता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब मैंने 90 डिग्री से देखा इस तरह की कंडीशन में तो मुझे यह अदीप्त, कोई चमक नहीं रहा है, सामान्य रूप से प्रकाशित मुझे ये नजर आ रहा है, प्रकाश जा रहा है इसमें से। और इसकी बजाय यदि मैं ये कांच के पात्र में वास्तविक विलयन न लेकर कोलाइडी विलयन भर लूं, उस कंडीशन में क्या होगा जरा देखें। जब मैं पारगमन पथ से देखूं, इसको पारगमन पथ मतलब ये प्रकाश स्रोत, ये कोलाइडी विलयन से भरा हुआ पात्र, इसमें से प्रकाश आ रहा है, इसमें से गमन करके सीधा मेरी आंखों में प्रवेश कर रहा है, तो मुझे ये जो विलयन है वो पारदर्शी नजर आएगा, ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, जैसा कि वास्तविक विलयन के उदाहरण में हुआ था। परंतु यदि मैं इसे 90 डिग्री समकोण से देखता हूँ, ये रहा प्रकाश स्रोत, ये गुजर रहा है, प्रकाश रास्ता सीधा पथ बन गया, इसका सीधा निकल गया प्रकाश, और मैं इसे 90 डिग्री से देखता हूँ तो मैं क्या देखूंगा कि कोलाइडी विलयन जो है
वो हल्के से लेकर गहरे तक, अलग अलग कोलाइडी विलयनों में अलग अलग रंग हो सकता है, हल्के से लेकर गहरे तक वो दूधिया नजर आएगा। ये जो रास्ता, ये जो पथ है, ये ब्लू कलर का, हल्का नीला कलर का नजर आएगा। ये पथ जो है, कोलाइडी विलयन जो है, उसमें चमक नजर आएगी, दीप्त होगा। ये जो रास्ता है, ये जो पथ है, ये कोलाइड प्रकाश स्रोत से प्रकाश जा रहा है, इस पात्र में कोलाइडी विलयन में से जब वो पारगमित हो रहा है तो मैं 90 डिग्री से देखूंगा तो ये जो रास्ता है, ये जो पथ है जा रहा है और मैं यहां से खड़ा देख रहा हूं, तो ये जो रास्ता है, ये जो पथ है जिसमें से ये प्रकाश गुजर रहा है, ये प्रकाश का ये जो रास्ता है, ये प्रदीप्त होगा, दीप्तिशील होगा, चमक होगी उसमें। इसी को ही हमने क्या कहा है भाई, यही क्या है वास्तव में, टिंडल प्रभाव। इसके बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक हुए फैराडे, उन्होंने बताया, परंतु इसकी डिटेल में जो व्याख्या है वो टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने की, इसीलिए इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा गया। एक्चुअल में ये जो रास्ता है कोलाइडी विलयन में, प्रकाश का जो रास्ता है वो दीप्तिशील नजर आता है, दीप्त नजर आता है, प्रकाशित नजर आता है। उसका कारण है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का गुण। ये जो कोलाइडी विलयन के कण हैं, उनसे टकराकर प्रकाश जो है वो फैलता है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, जिसके कारण वो रास्ता हमें दीप्तिशील नजर आता है। और सभी प्रकाश का किसी ठोस की सतह पर टकराकर सभी दिशाओं में फैलने का जो गुण होता है वो प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन के गुण के कारण कोलाइडी विलयन का जो रास्ता है वो चमकशील, प्रदीप्त नजर आता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश को प्रदीप्त करना, प्रकीर्णित करना। अब इसकी दो शर्तें हैं। टिंडल प्रभाव तभी होगा, दो कंडीशन है, उनको फॉलो करना चाहिए, वो विलयन के लिए वो फॉलो हो। पहली कंडीशन क्या है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, उनका जो व्यास है, मतलब आकार की बात हो रही है, मोटाई की बात हो रही है, उनका जो व्यास है, वो जो प्रकाश इस पर प्रदीप्त हुआ है, घेरा गया है प्रकीर्णन के लिए, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होने चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, बहुत कम नहीं होने चाहिए। ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं, उनका आकार जो जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर घेरा गया, उससे बहुत ज्यादा कम आकार नहीं होना चाहिए। कम तो हो, थोड़ा सा कम हो, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्तें हैं भाई, तभी टिंडल प्रभाव दर्शा पाएगा कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं क्योंकि वो इन दो शर्तों का पालन करते हैं। दूसरा क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, इसकी बात आगे कर लेंगे डिटेल में कभी। जो अपवर्तनांक, अभी आपने याद रखनी है बात, जो अपवर्तनांक होता है उनमें बहुत अंतर, मतलब अधिक अंतर होना चाहिए। किसमें, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों में, अपवर्तनांक जो है उनमें डिफरेंस होना चाहिए, अधिक अंतर होना चाहिए। ये दो मुख्य शर्तें हैं का पालन होता है, तभी टिंडल प्रभाव दर्शाया जाता है। और कोलाइडी विलयनों की खासियत है, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। आप लोगों ने सिनेमा घरों में देखा हो, सामने पर्दे पर प्रोजेक्टर से लाइट गिरी जाती है, अंधेरा होता है वहां, आप अंधेरे पे बैठे देखें तो वो आपको जो बीम है प्रकाश की, एक बीम पुंज सा आपको नजर आता है और उसमें धूल के कण नजर आते हैं। इस टिंडल प्रभाव को आप लोग घर में भी देख सकते हैं। आज बंद कमरा हो, अंधेरा हो, उस कमरे में बाहर से लाइट पड़ रही हो, प्रकाश आ रहा हो, वो प्रकाश रोशनदान या खिड़की किसी एक में से उस कमरे में प्रवेश कर रहा हो और कमरे में बाकी अंधेरा हो, लाइट ऑन नहीं हो, वो प्रकाश का जो रास्ता है वो सामने फर्श पर या दीवार पर जहां रोशनी पड़ रही है वहां तक का जो रास्ता है वो प्रकाशमान होता है। और उसको आप साइड में खड़े होकर जब देखते हैं तो आपको उसमें धूल के कण चमकते हुए नजर आते हैं। धूल वगैरह के जो कण होते हैं, वो रास्ता एक तो चमकशील, चमकता हुआ सा नजर आता है, उसमें आपको धूल वगैरह के कण गति करते हुए नजर आएंगे और चमक उनमें नजर आएगी। प्रकीर्णन के कारण वो दीप्तिशील होंगे, प्रदीप्त हो जाएंगे। ये टिंडल प्रभाव ही उसका कारण है। एक्चुअल में वो जो चमक नजर आ रही है वो कण तो हैं, लेकिन उनका आभास हमें किसके कारण हो रहा है, वो हमें उनसे टकराकर, कणों से टकराकर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों से टकराकर वो प्रकाश जो प्रकीर्णित हुआ है वो उसका आभास हमें हो रहा है, वो हमें नजर आ रहा है। यही टिंडल प्रभाव है। दैनिक जीवन में हम इसका उदाहरण भी देखते हैं। बस यही भाई टिंडल प्रभाव है कि इसका मुख्य कारण क्या है। अगर कोई पूछे मुख्य कारण क्या है
कि जो प्रकाश है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर पड़ता है, तो जिससे वो कण, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण प्रकाश को सभी दिशाओं में, दिक् स्थान में, सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण वो रास्ता जो है, वो पथ जो है प्रकीर्णित नजर आता है। यही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव नजर आता है। चलिए भाई, ये हम गुण करते जा रहे हैं, आगे के गुण आगे देखते हैं।